हेलो फ्रेंड्स, Q&A के 12th एपिसोड में आपका स्वागत है। आपकी बहुत सारी क्वेरीज रिसीव होती हैं। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेरीज को इन एपिसोड्स में कवर करता हूं जो जेनेरिक होती हैं, जिनसे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता आया हूं कि गूगल फॉर्म्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। प्लीज fill your form so that I can reach out to you one on one to resolve your queries. मैं इन एपिसोड्स को टाइमलाइन वाइज अरेंज करता हूँ। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स एक चैप्टर में होता है। इफ़ यू विश टू जंप टू अनदर क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा रिलेवेंट लगे तो यस यू कैन जंप, बट जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसे शुरू से आखिरी तक देखें। बहुत रियल एस्टेट की नॉलेज मिलेगी आपको। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को और मैच्योर तरीके से कर पाएंगे। और मैं बहुत दिनों से भूल रहा हूँ कि यस, मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ एक ग्रुप सा हो जहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन वगैरह देता हूँ, शेयर करता हूँ। तो यस, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, बट हर बार ही मैं इस चैनल को प्रमोट करना भूल जाता हूँ। तो यस, इफ़ यू विश टू गेट अ रियल एस्टेट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, प्लीज़ फॉलो माई चैनल। द लिंक इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आज का Q&A सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, फॉर 12th एपिसोड ऑफ Q&A सेशन, आई एम P3 कैटेगरी एंड आई हैड अप्लाइड फॉर 6 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग 2023 so far without any success. Meanwhile, rates were also revised. Should I consider MQ now or keep trying in general draw? If MQ, which project should you recommend and future appreciation perspective? तो यस, इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे रिसीव होते रहते हैं। वो फेडअप हो जाते हैं इन्वेस्टर्स की, इतने में अप्लाई कर दिया है फिर भी नहीं निकल रहा, लक इतना अच्छा नहीं है। तो यस, कई बार ऐसा होता है कि हमारा नहीं निकलता, बट मैं इस काउंटिंग को रीसेट करता हूँ। अगर आप 6 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं तो प्लीज़ जो सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉ वाली जो एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें हार्डली 10, 12 या 15, 20 के आसपास की यूनिट्स होती हैं, तो आप उनको काउंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। यस, ये थोड़ा वेल डिस्कवर्ड प्रोडक्ट हो गया है। हर एक एप्लीकेशन पर 3-3, 4-4 तो बिल्कुल एक बेकार से प्रोजेक्ट के लिए भी एप्लीकेशंस होती हैं। बट मैं आपको कहूँगा यही कि हिम्मत मत हारिए, अप्लाई करते रहिए। आपका आज नहीं तो कल ज़रूर निकलेगा। हो सकता है आप ट्राई करें कि 2 या 3 एप्लीकेशंस एक साथ डालें एक ही प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा में लेट से सक्सेस मिल गई तो आपके पास बेटर यूनिट रखने का भी एक ऑप्शन होता है। अब जो भी लोग MQ के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप अप्लाई करने से फेडअप आ चुके हैं, इसकी वजह से MQ में जाएं, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यस, MQ वाला डिसीजन भी आपका वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, किसी तरीके के प्रेशर में आकर के नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेशराइज्ड मूव ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि एक मिस बाइंग नहीं होती है। ये एक फिनोमेना है। बट यस, अगर MQ की बात करूं मैं तो यस, MQ आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स का कंसीडर करें जिसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिवनेस मिल रही हो एटलीस्ट उस यूनिट में। जैसे कुछ सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स थे, कुछ MRG के प्रोजेक्ट्स थे, कुछ और भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें MQ के लिए एक सेपरेट टावर दिया, जिस टावर में सिर्फ 4 यूनिट्स पर फ्लोर्स हैं और जो आसपास के टावर का एरिया है उसमें इतना स्पेस है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द यूनिट के लिए पार्किंग उसी टावर के नीचे मिल जाए। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग में किसी MQ के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव मिलना चाहिए। फेसिंग अच्छी हो, बालकनी बड़ी हो तो ठीक है, बट बहुत बड़ी बालकनी 600-500 स्क्वायर फीट वाली वो ना कंसीडर करें। सबसे बेहतर यही है कि जहां पर MQ के लॉटीज हैं वहां पर सिर्फ MQ वाले हों तो ज़्यादा बेहतर है।
दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप MQ वाली यूनिट लेने जाएं तो उसका कंपैरिजन आप थोड़े से हायर लेवल से करें, मतलब बजट सेगमेंट से करें। कि लेट से कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, सेम 2 BHK आपका 80 lakhs के आसपास का है, तो आप उससे कंपेयर करें, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में वो अगेन 45 to 50 lakhs के आसपास की पड़ती है। वही चीज़ कल को अप्रिशिएट होकर के 80 की बनेगी, राइट। तो आपको जो कंपैरिजन है वो किसी दूसरे अफोर्डेबल हाउसिंग से नहीं करना है, बट कि जो बजट हाउसिंग है उनसे करना है, तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। यस, एक्सक्लूसिवनेस का ज़रूर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी MQ यूनिट तो है लेकिन हर एक फ्लोर पर 8-8 फ्लैट्स हैं, जबकि बेहूदी बालकनी बहुत बड़ी दे दी है 650-500 स्क्वायर फीट की। तो मुझे इस तरीके के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते। बट हाँ, जैसे परीना का था कि वो फेसिंग बेहतर दे रहे थे, जैसे MRG का भी आया हुआ था, टोटली डिफरेंट टावर था, उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लीज़ फेड अप होकर के ना लें, पेशेंस रखें, परसिवरेंस के साथ डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड कीप अप्लाइंग इनटू द गुड प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो ट्राई विद द मल्टीपल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, नीचे किसी और का रिस्पॉन्स आया हुआ है कि इन फ्यूचर अफोर्डेबल विल गो अप टू 70 lakhs to 1 CR। ठीक है जी, लेट्स होप कि जाए, बट यस आगे 4 से 5 साल में तो ऐसा होता नहीं दिखता मुझे। तो अगर अभी के टाइम्स में देखा जाए तो जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे के जो रेट्स हैं और जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के रेट्स हैं वो नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं। हर तरीके के प्रोजेक्ट्स, अगर मैं कहूँ कि कोई घटिया प्रोजेक्ट हो, कोई एवरेज प्रोजेक्ट हो, कोई अच्छा या कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो, सबकी रैली लगी हुई है। तो इस रैली में हम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए कि हमें और चूज़ी होना है, क्योंकि इस टाइम पर जो बेकार प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पिछले 6 महीने या 1 साल की अप्रिसिएशन दिखा करके बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं फंसना। अगर किसी तरीके का आपको प्रेशर बनाया जा रहा है कि आज का रेट ये है, कल का रेट इससे ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके की मिस सेलिंग की जा रही है अगर ब्रोकर्स के द्वारा, चाहे वो यूट्यूब पर, चाहे वो जो ऑफलाइन ब्रोकर्स हो उनके द्वारा, तो प्लीज़ इस तरीके के झांसे में ना पड़ें। ये अप ट्रेंड मार्केट है, राइट। अप ट्रेंड मार्केट में आपको और भी चूजी होना है। दीज टाइम्स आर नॉट ऑफ द बायर्स टाइम्स, इट इज़ अ सेलर्स टाइम। तो जो बिल्डर अपनी रेट निकालेगा, बढ़ाएगा, वो जिस तरीके से जो चीज़ें करना चाहता है आज के डेट में कर सकता है। इतने दिनों से मार्केट, मैं कहूँ कि अंडर प्रिविलेज्ड ही था, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था। अभी कुछ सुहावने दिन आए हैं, लेट द बिल्डर एंजॉय। और यस, मैंने आपको पहले भी वार्न किया है कि थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने चॉइसेस को लेकर के, और पर्टिकुलर होने की ज़रूरत है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं, उससे इन्फॉर्म्ड लें, वेल नोन डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, ही इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फॉर क्रॉसिंग 2K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू प्रदीप जी। आई वेलकम योर प्लान टू डाइवर्सिफाई अदर सिटीज़ in future. Kindly also cover नोएडा मार्केट including projects on नोएडा एक्सप्रेसवे। तो जी, मैंने नोएडा एक्सप्रेसवे, सेंट्रल नोएडा के लिए Q&A सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को हेल्प करने की कोशिश की है। आप वो Q&A वीडियोस ज़रूर देख लें। मैं 1-2 का लिंक कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। नेक्स्ट, अभी नोएडा में जो स्पेशली आपने जो नोएडा एक्सप्रेसवे की बात की है, द सेम थिंग गोज विद द सेंट्रल नोएडा एज वेल, कि जो वहाँ पर नोएडा अथॉरिटी है और प्रमोटर्स हैं, उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा है लैंड वगैरह से रिलेटेड। इसी वजह से वहाँ पर रजिस्ट्री भी ब्लॉक्ड है। तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। जैसे ही ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है और कुछ नए प्रमोटर्स पिक्चर में आते हैं नए प्रोजेक्ट्स के साथ, तो मैं बिल्कुल उसे कवर करूँगा। नोएडा इज़ क्लोज टू माई हार्ट। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गुड़गांव की बात करता हूँ, मैं
नोएडा की भी बात की है मैंने, ग्रेटर नोएडा की बात की है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की बात की है, या जैसा कि मैंने कमिट किया कि मैं आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट जिन सिटीज़ का मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है, लाइक अहमदाबाद हुआ, पुणे हुआ, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ, मुंबई हुआ, तो इन चीज़ों को मैं ज़रूर कवर करूँगा, स्पेशली कोलकाता भी हुआ। तो कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट मुझे जितना नॉलेज है उससे मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, आपके डिसीज़न मेकिंग में हेल्प कर पाऊँ, आपका डिसीज़न और मेच्योर कर पाऊँ, तो मुझे बिल्कुल खुशी होगी। नेक्स्ट SC410 जी हैं। अब आपका अगर चैनल किसी और नाम से है तो प्लीज़ इंक्लूड योर नेम इन द क्वेरी। इसी वजह से मैंने पिछले Q&A सेशन में इनका क्वेश्चन पिक नहीं किया था, तो इट्स लेट and now I am covering it. Sir, please share your assessment on SS Scandena from investor point of view, from rental and long term appreciation. तो सर जैसे ही इसका रेरा हरियाणा रेरा की वेबसाइट पर लाइव हो जाता है, जो इसकी डिटेल्स प्रमोटर ने जो हरियाणा रेरा को कमिट कर रखी हैं, ये चीज़ हमें एक्सेसिबल हो जाती है, एज अ जनरल पब्लिक एक्सेसिबल हो जाती है, तो मैं बिल्कुल इसका एक डिटेल्ड रिव्यू करूँगा। बिफोर रेरा कुछ भी कमेंट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता। हमारे पास सारी डिटेल्स हैं कि लैंड एरिया कितना है, इनका प्लान क्या है, इन्होंने एटलीस्ट एप्लीकेशन में रेरा को क्या क्या कमिट कर रखा है, क्या प्लान बता रखा है। बट इन सारी डिटेल्स होने के बाद भी मैं बधा हुआ हूँ, क्योंकि लॉ कहता है कि बिफोर रेरा वन शुड नॉट प्रमोट, इवन प्रमोटर इज़ नॉट अलाउड टू प्रमोट, चैनल पार्टनर को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट यस, इनकी सांठगांठ होती है। वीडियोस जो आप देखेंगे यूट्यूब पर या जो आपको डायरेक्टली रीच करते हैं चैनल पार्टनर्स, तो वो बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव्स ही बात करते हैं, निगेटिव्स बहुत कम बात करते हैं। अगर उन्होंने कुछ निगेटिव बोला भी है तो बहुत सेफ होकर के बोला है, और मेरा नेचर नहीं है सेफ होने का। मैं यूँ कहूँ, जैसे ही रेरा आ जाता है तो आई हैव अथॉरिटी टू क्रिटिसाइज दैट प्रोडक्ट, टू हैव अ जेन्युइन रिव्यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो यस, वेट कीजिए रेरा का। जहाँ तक मैं आपको हिंट दे पाऊँ, जो इनके रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्चेस हैं, वो ज़रूर देखें। जो प्रमोटर्स का कहना है, इवन जो चैनल पार्टनर्स हैं, उनका कहना है कि अब ये माइवन टेक्नोलॉजी से बन रहा है, तो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब हो इसके चांसेस बहुत कम हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। माइवन टेक्नोलॉजी में थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लीक प्रूफ है या नहीं है। इस पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कोशिश करूँगा ऊपर आई बटन में भी देने की, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट एसएस से रिलेटेड ही था कि एक आदित्य खसोला जी हैं, कैन यू डू अ सिमिलर थिंग फॉर एसएस स्कैंडेना एज वेल। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उस पर ये कहना चाहते हैं। एक बिल्डर का सीधा साधा सा रिव्यू है। एज बिल्डर इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव इन सर्टेन मैटर्स, हैविंग ग्रुप विल हेल्प बायर्स टू नो द स्टेटस फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो जो इस कमेंट से लग रहा है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि हाँ उनकी CRM टीम कैसी है, कि CRM टीम बहुत अच्छा शायद काम नहीं कर रही है। तो यस, अगर एसएस ग्रुप का कोई यहाँ पर देख रहा है तो प्लीज़ मेक थिंग्स गुड एट CRM। तो जहाँ तक ग्रुप की बात रही आदित्य जी, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस ग्रुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है VK तनेजा जी लिखते हैं, सर सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 का लेटेस्ट वीडियो बनाओ विद कंस्ट्रक्शन स्टेटस इन डिटेल्ड एज ऑन डेट। तो जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साइट पर जाकर के वीडियोस इस तरीके से नहीं बनाता। यस, आई एम अ रियल एस्टेट expert who runs a YouTube channel. Don't confuse myself with a YouTuber who is a real estate expert, right? तो जैसे कंसल्टेंट्स हैं जिनका काम ही है YouTube से सोर्सेज वगैरह, लीड्स वगैरह जनरेट करना, वो शायद ये काम कर पाएंगे, बट मैं ये काम नहीं करता। आई एम अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट हु रन्स अ यूट्यूब चैनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जतिन प्रभाकर जी लिखते हैं, सर विच इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट टू हैव 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और 1 DDJAY फ्लोर्स लाइक सिग्नेचर ग्लोबल 37D टाइप्स। तो जी, इट डिपेंड्स
ऑन अ इन्वेस्टर्स प्रोफाइल। समटाइम्स आई वुड से कि हाँ 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आपके लिए अच्छे हैं, एंड इन सम ऑफ द केसेस 1 DDJY फ्लोर इज़ बेटर फॉर यू। लेट्स से कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, पर्टिकुलरली गुड़गांव में काम करते हैं, तो आई वुड से कि यस आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं 3 मल्टीपल टेनेंट्स, तो यस उस केस में आपका 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप IT वगैरह में हैं, हो सकता है कल को बेंगलोर या विदेश चले जाएं या दिल्ली में रहें और यहाँ पर ना आए, तो उस केस में शायद DDJY फ्लोर्स ज़्यादा बेहतर हों। बट आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो फ्लोर का एप्रिसिएशन है वो कंपैरेटिवली कम रहता है लाइकवाइज इन हाई राइज, क्योंकि हाई राइज में कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर रिस्क है तो उसके लिए रिवॉर्ड भी है। लो राइज में कंपैरेटिवली कम रिस्की है और रिवॉर्ड भी कम है। अब आज के मार्केट सिनेरियो में देखें तो इतना अप ट्रेंड मार्केट रहा है कि सारे ही लगभग बढ़ते जा रहे हैं, बट अगर एक ये नॉर्मल मार्केट सिनेरियो होता तो उस केस में आपके जो 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आपको वैल्यू दे जाते हैं एज ऑन रिटर्न। तो जी इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर्स प्रोफाइल। इफ़ यू नीड माई ओपिनियन ऑन योर प्रोफाइल, प्लीज़ रीच आउट टू मी वाया दैट गूगल फॉर्म्स। नेक्स्ट है URS ट्रूली जी लिखते हैं, इनका पहले भी कुछ कमेंट आया हुआ है, अगेन प्लीज़ मेंशन योर नेम। ये परीना पर लिखते हैं, जब EC नहीं आया था तो TCP ने अप्रूवल ही क्यों दिया प्रोजेक्ट रोल आउट करने को, अ बिग ऑन TCP वर्किंग। तो जी ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोसेस समझना चाहिए कि ये चीज़ काम कैसे करती है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट प्रमोटर अपनी तरफ से प्रमोट करता है, या मान लेते हैं कि यहाँ का हरियाणा का PWD डिपार्टमेंट है जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी हो या किसी तरीके का बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करना हो, तो उसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कमीशन के पास जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले वहाँ पर देखता है कि अगर जो सिटी की प्लानिंग है उसके हिसाब से जो उसकी क्राइटेरियाज हैं उनमें ये चीज़ फिट बैठती है या नहीं बैठती है। तो अगर वो फिट बैठती है तो उसके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं उनको प्रमोटर को एक्सप्लेन किया जाता है और उस रेगुलेशन के हिसाब से आगे फिर उस प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है और वो चीज़ बिल्ड होती है। अगर OC आता है तो अगेन TCP पिक्चर में आ जाता है इन चीज़ों को देखने के लिए कि हाँ जो सारी चीज़ें जिस तरीके से रेरा के एप्लीकेशन में मेंशन थी उसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से अप्रूवल लिया गया था वही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है। अब EC कहाँ पर पिक्चर में आता है, आपको इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही TCP से अप्रूवल मिला या एटलीस्ट ड्राफ्ट पर अप्रूवल नहीं मिला या कंडीशनल अप्रूवल मिल गया या कुछ कमेंट्स के साथ अप्रूवल मिल गया है, तो उस केस में प्रमोटर सीधा वो जाकर के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन पे जाकर के अप्लाई करता है। हर एक स्टेट का एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आता है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो आप यूँ कह लें कि कुछ बोर्ड्स हैं स्टेट वाइज जो कि डायरेक्टली सेंटर को रिपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर TCP है। TCP लैंड और टाउन एंड कंट्री वाली चीज़ों को देखती है, प्लानिंग वगैरह देखती है, जो कि एक स्टेट की बॉडी है। तो आप ये सोचिए एक तरफ स्टेट इन्वॉल्व है, एक तरफ सेंट्रल इन्वॉल्व है, तो बोर्ड्स ही अलग अलग हैं। कई बार जैसे रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना है, लेट्स से कोई हाईवे जाना है, स्टेट हाईवे, तो यस वो तो काम PWD का ही है। TCP अगर कहें तो सेम स्टेट की गवर्नमेंट से ही रेगुलेट होती है। उस केस में भी कई बार TCP वालों को नहीं पता होता, PWD वालों को नहीं पता होता कि इसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किन कंडीशंस के साथ मिलेगा। तो इस चीज़ को ये कह पाना कि पहले EC दे दें या EC पेंडिंग वगैरह रख दें तो नहीं हो पाता। यस प्रमोटर अपनी तरफ से कई बार आगे आकर के पैरेलली EC अप्लाई कर देते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। तो जैसे एक और इशू आया हुआ था अभी, GLS का ही इशू था एवेन्यू का, जिनमें कि मिला ही नहीं, इसमें TCP कुछ नहीं कर सकती थी। परीना वाले केस में जो हुआ है कि उन्होंने लेट से अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली वो चीज़ लेट से आएगी। बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे दिखता नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं, ये आज नहीं तो कल आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में।
अब गवर्नमेंट कहाँ पर फेल हुई है इस पर बात कर लेते हैं। जैसे पटौदी रोड का था, पटौदी रोड का वाइडन प्लान था कि यस वो 6 लेन रोड बनेगी विद 2 एडिशनल सर्विस लेन। तो वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस है उनका अड़ंगा आ गया। जो उन्होंने एक्शन आइटम्स दे रखे थे, कंडीशनल अप्रूवल दे रखा था रोड वाइडन करने के लिए, कुछ पेड़ वगैरह कट करना था, तो वो चीज़ें उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई अगर मैं कहूँ तो सही होगा। तो इसकी वजह से फिर जो ईसी का अप्रूवल था उसे रोक दिया गया। तो ये जहाँ पर गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रही है वहाँ पर प्रमोटर क्या कर सकता है, राइट। आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया हो। नेक्स्ट नितेश अग्रवाल जी हैं, व्हेन कैन वी गेट अ फाइनल पोजीशन ऑफ एमआरजी अल्टिमस। तो जी अल्टिमस तो बालकनी के बाद ही आता है, राइट। बालकनी वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय एमआरजी। इनके सारे प्रोजेक्ट्स ही डिलेड हैं। अगर देखा जाए तो जो टाइमलाइन है उनको उन्होंने मिस किया है। किन्हीं किन्हीं प्रोजेक्ट्स में उन्होंने 2 साल और रेरा से एडिशनल टाइमलाइंस मांगे हैं। क्यों मांगे हैं पता नहीं, रेरा ने धीरे से दे भी दिया। जो बायर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। बायर्स क्या कर सकते हैं जी, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, या मैं कहूँ तो उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। इससे मुझे याद आया कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना था, मुझे कमेंट्स नहीं मिले थे इस पर, तो यस आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। प्लीज़ स्टे ट्यून। इफ़ यू नीड दैट वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि अगर रेरा एक्सटेंशन देता जा रहा है तो एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर हमारे पास क्या अथॉरिटीज़ हैं कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इस पर एक डिटेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन्हीं का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ प्रॉपर्टी इन बहादुरगढ़ एंड झज्जर। जी बहुत अच्छी स्कोप है। जो ये झज्जर से रास्ता जा रहा है एम्स तक का, ये प्रॉपरली गुड़गांव से कनेक्ट हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यस अगर आप वहाँ पर लैंड वगैरह की डील ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स पे ना जाएं, वहाँ की जेंट्री ऐसी नहीं है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो फिर भी ठीक है, एक बार को कंडीशनली मैं अप्रूवल दूंगा। बट हाँ अगर आप लैंड वगैरह की डील ले सकते हैं तो सोचा जा सकता है। तो रिलायंस की जो मेट सिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट तो ब्लाइंडली मैं कहता हूँ कि यस, इफ़ यू हैव फंड्स टू इन्वेस्ट इन दैट सिटी एंड यू बिलोंग टू बहादुरगढ़ और झज्जर और इवन रोहतक, राइट, सो यू शुड कंसिडर दैट इन्वेस्टमेंट एज वेल। वो बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के अंतर्गत एक प्राइवेटली बिल्ट सिटी निकल करके आएगी, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी होंगे, कॉमर्शियल भी होंगे, इंस्टीट्यूशनल्स एरियाज़ भी होंगे, रेजिडेंशियल भी होगा, बेहतरीन निकल करके आएगी। ये आने वाला प्रोस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट संजय कुमार जी हैं, सर प्लीज़ मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर GLS 92 सेंट्रल एवेन्यू because I am also one of the allottee in the project. This will be a great help for the allottees of this project. Please also clarify that if we take back money from a builder, then can we apply as a P3 category in any upcoming affordable housing project, because we have already signed the BBA with the builder. व्हाट्सएप ग्रुप वाली चीज़ पर बाद में आते हैं। यस आप P3 के कैटेगरी के अंडर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो यस आपका BBA साइन हो चुका है, तो बाय लॉ देखा जाए तो आप कैटेगरी 4 हो चुके हैं, या इवन आप दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग ओन भी नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको करना क्या है कि जो GLS का मेल आया है उस पर रिप्लाई करना है स्टेटिंग दैट यू विश टू विड्रॉ फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट एंड आस्क GLS प्रमोटर टू रिफंड द मनी एज सुन एज पॉसिबल। तो आपका एक केस बन गया, आपने एक फॉर्मल नोटिफिकेशन दिया है प्रमोटर को फॉर कैंसिलेशन बिकॉज ही हैज़ डन अ शिट इन देयर वर्क, राइट। तो आपके पास एक यूँ कहूँ कि एक फॉर्मल लेटर हो गया। ईमेल इज़ अ फॉर्मल थिंग, राइट, जिसको कि आप शोकेस कर सकते हैं कि यस आई एम अ P3 गाय, राइट। तो आप फिर जो भी प्रोजेक्ट्स आए उनमें एज अ P3 अप्लाई करें। कल को अगर कोई इंक्वायरी आती है तो प्लीज़ कीप दैट मेल अलॉन्ग विद डेट एंड एवरीथिंग, कि अगर आपके ऊपर इंक्वायरी बैठती है तो आप उस मेल के स्क्रीनशॉट वगैरह से प्रिंट वगैरह निकाल करके आप अपना केस शो कर पाएँ कि यस हमारे साथ ये स्पेशल केस था जिसकी वजह से हमें अप्लाई करना पड़ा था, बिकॉज वी आर द पुअर होम बायर्स वेयर वी विल गो, राइट। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। एक तरीका है, आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया हो। स्टिल यू नीड
detailed discussion over it, yes, you can reach out to me via Google Forms mentioned in the description below. जहाँ तक आई WhatsApp ग्रुप क्रिएट करने की बात, तो आप लोग हार्डली मेरे जान पहचान में 4-5 लोग हैं जो JLS वाली चीज़ें 92 वाली चीज़ ओन करते हैं. प्लीज़ पिंग मी ऑन माई WhatsApp. जो भी 4-5 हैं उनमें मैं आपका बना दूंगा. रादर आई वोंट मेक एनी डेडिकेटेड वीडियो सो दैट आई कैन पूल यू ऑल गाइज, जिससे कि आप डिस्कस कर पाएँ. आप डिस्कस करेंगे क्या, आपको सिर्फ विड्रॉ करना है. कुछ लोगों का ये कहना था, उन्हीं जो कनेक्शंस हैं, कि JLS चाहता है कि हम कैंसिल कर लें और वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएँ 5000 पर. तो ये सब बुलशिट्स हैं. आई वुड से कि प्लीज़ विड्रॉ कर लें. इस तरीके का डिस्कशन आप करके करेंगे क्या, जब बिल्डर खुद अपनी तरफ से कह रहा है? क्या आप 1000 रुपये के लिए पूरा का पूरा रिस्क लेना चाहते हैं कि वो चीज़ 6 साल में बने, 10 साल में बने, 15 साल में बने? तो इस तरीके के लालच ना करें तो ज़्यादा बेहतर है. थोड़ी सी महंगी रेट पर ही वो चीज़ ले लें, बट एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर फील कराएं, पीसफुली सो पाएँ, तो ज़्यादा बेहतर है. और लालच में ना आए. कई बार हम इन्वेस्टर्स हैं, लालच में ही फंस करके बहुत सारी गलतियां करते हैं. मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ऐसी कि एंड टाइम पर मैंने डिसीज़न चेंज कर लिया, या किसी ट्रिक में आ गया, या और अपना फ़ायदा देखने लगा. तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हमें इससे बच के रहना चाहिए. और मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई जिसमें कि रिक्वेस्ट था कि जैसे गंगा तथास्तु के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, राज्य ग्रुप के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, हैबिटेट प्राइम के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं, मिलेनिया, ब्रीज वगैरह. तो देखिए जी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में थोड़ा सा एफर्ट जाता है और मेरा टाइम सबसे ज़्यादा ईट होता है इसमें. और जो मेरे इंगेजमेंट्स हैं व्हाट्सएप पे, जिन पेड ग्रुप्स का मैं पार्ट हूँ, जहाँ से मैं भी कुछ सीखता हूँ, यूँ कहूँ, यस, जहाँ मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए भी, तो वहाँ का कहीं ना कहीं मेरा इंगेजमेंट डिस्टर्ब होता है. और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं ग्रुप बना करके सीधा किसी और दूसरे को, जो मेंबर्स हैं, उनको ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पास ऑन कर दूं. तो मुझे क्वालिटी का भी ध्यान देना है कि जो मेजर पार्ट ऑफ वर्क है वो मैं खुद करूं. मैं ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाऊंगा. जिन प्रोजेक्ट्स को मैं रिकमेंड करूंगा अपकमिंग टाइम्स में, उनके लिए मैं ज़रूर बना दूंगा. अगर मैं किसी पुराने को ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं, तो अभी बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. क्योंकि जब मैंने प्रीमार्क का बनाया तो प्रीमार्क में हार्डली 35 मेंबर्स आते हैं, और जब मैंने सही टाइम पर ये परीना हानू का बनाया तो वहाँ पर अप्रॉक्स 150 मेंबर्स आ गए हैं. तो आप डिफरेंस देखें. और जब आपके पास नंबर्स हैं तब भी उस एफर्ट का कोई मतलब बनता है, राइट. अब 10-15 लोग या 20 लोग होकर के किसी ग्रुप में करेंगे क्या? और जितने भी ग्रुप्स बनाने के लिए आपने कहा है, प्लीज़ सर्च ऑन फेसबुक. मैंने देखा, ये खुद नोटिस किया कि लगभग सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक पेज या एक ग्रुप बन रखा है. आप वहाँ पर आपस में जो ओनर्स हैं कोऑर्डिनेट करें, और कोई एक लोग इनिशिएटिव लेकर के वॉलंटरली वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें. अगर ग्रुप बनाने से रिलेटेड, ग्रुप मेंटेन करने से रिलेटेड मेरी हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी. दैट्स व्हाट आई कैन डू, राइट. तो यस, गो ऑन फेसबुक, ट्राई टू सर्च योर को-अलॉट इज़ देयर. और जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, यस, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा कि 1-2 दिन के एफर्ट से अगर मेरा कुछ हो पाए बिना मेरे बाकी इंगेजमेंट्स को डिस्टर्ब किए हुए, तो मैं बिल्कुल करूँगा. तो आशा करता हूँ कि आपको ये Q&A वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है या 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी वाया गूगल फॉर्म्स. लिंक इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिंड कमेंट्स एज वेल. क्योंकि इस बार मैं पिंड कमेंट्स में अपने व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप भी देने वाला हूँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी देने वाला हूँ. अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए. और अगर अभी तक यहाँ पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हेल्प मी ग्रोइंग दिस चैनल. ऐसे आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक्स एंड शेयर से आपका प्यार मिलता रहे और ये चैनल ग्रो होता रहे, यही आशा है. मिलते हैं अगले वीडियो में.